खामोशी जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो एक दीवार का सुराख है साहब, जो एक दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी, प्रोफेसर और मेरे प्यारे साथियों, मैं बोधराज राठौर देश प्रेम और स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर अपना कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आज़ादी 1857 में ही जल चुकी थी, जो रशाल बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जे उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति ने उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। एक डॉक्टर के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब उससे पूछता है एक गरीब बच्चा, साहब कोई ऐसी दवाई दो जिससे भूख ना लगे, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति की तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कवरारती है वे देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपना लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी अपना समाज, अपना देश, अपना राष्ट्र आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपना कोमल उंगली की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज का, यानी भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4 नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है।
एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरे और देश के गरीबों को बेरोजगार की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो लोगों के लिए बनती है, पहले वे जो विद्वान है और दूसरे वे जो धनवान है। इसी तरह कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में हमारा समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पे खड़े हो जाना, अपनी धर्म अपनी जाति को ऊंचे मारकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि अनर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से स्ट्रिक्ट, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मंडी मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न बंद अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातों पर गौर करना होगा, क्योंकि ठोकर हमको पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। लेट अस कम टुगेदर टू फैसिलिटेट आवर ग्लोरियस नेशन एंड फील प्राउड टू बी इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा करने के लिए हर एक उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर एक उस इंसान को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव से लगता है। अंत में मैं बस एक शेर उन जवानों के लिए अर्ज करना चाहूंगा जो अभी भी बॉर्डर पर खड़े हैं, तैनात हैं, जिनकी रूह से ये आवाज निकलती है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। किसी गजरे के खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपने माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। जय हिंद, जय भारत।